रात के 2 बज रहे थे। रसोई की मेज पर रखे पानी के गिलास को मीना ने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसके सामने रमेश बैठा था। रमेश की नजरें एक बिंदु पर स्थिर थी, लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर एक अजीब और तेज लय में थपथपा रही थीं। हर एक थाप सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक रमेश अपनी जगह से उठा। उसने अपनी गर्दन को एक झटके के साथ दाईं ओर मोड़ा। हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजी। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और भारी कर्कश आवाज में दहाड़ा, तलवारें तैयार रखो, दुश्मन किले के पास पहुंच चुके हैं। मीना की सांसें अटक गईं। वो कुर्सी से उठकर 2 कदम पीछे हट गई। रमेश की मांसपेशियां तन गई थीं। उसका पूरा शरीर एक हिंसक मुद्रा में आ गया था। वो अपनी खाली मेज की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वहाँ कोई अदृश्य सेना खड़ी हो। मीना ने अपनी पीठ दीवार से सटा ली। वो हिल नहीं पा रही थी। ये दृश्य पिछले 1 महीने से हर रात दोहराया जा रहा था। वो हवा में अपना हाथ लहराते हुए आगे बढ़ा। मीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रमेश के कमरे से बाहर निकलते ही मीना ने मौका देखा। वो दबे पांव बेडरूम की ओर भागी। उसके पैर फर्श पर नहीं पड़ रहे थे। वह कांपते हाथों से रमेश के तकिए के नीचे टटोलने लगी। उसकी उंगलियों को कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने एक पुरानी धूल भरी चमड़े की डायरी बाहर निकाली। डायरी का कवर खुरदरा था और उस पर धूल की एक परत जमी थी। मीना ने पन्ने पलटने शुरू किए। पन्नों के किनारे मुड़े हुए थे और उन पर अजीब से निशान बने थे। वो आखिरी पन्ने पर पहुंची। वहाँ स्याही अभी भी गीली लग रही थी, जैसे इसे कुछ ही पल पहले लिखा गया हो। उसने शब्दों पर अपनी उंगली फेरी। लिखा था, आज मैंने 5 लोगों को मारा है, अगली बारी मेरी पत्नी की है। मीना के हाथ से डायरी छूटकर बिस्तर पर गिर गई। वो पीछे की ओर लड़खड़ाई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने डायरी को फिर से उठाया। स्याही की गंध उसके नथुनों में भर गई। मीना का गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने बेडरूम से बाहर कदम रखा। उसके पैर फर्श पर कांप रहे थे। उसने हॉल में रखे लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाया। उंगलियां नंबर डायल करते समय लड़खड़ा रही थीं। उसने पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से घंटी की आवाज आई, 1 2 3। चौथी घंटी पर एक भारी आवाज सुनाई दी। मीना ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि रमेश कैसे व्यवहार कर रहा है और उसने डायरी में क्या पढ़ा है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस अधिकारी ने ठंडी और सपाट आवाज में पूछा, मैडम आप ये क्या कह रही हैं? रमेश शर्मा की मृत्यु तो 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। मीना के हाथ से रिसीवर फिसल गया। वो तार से लटकता हुआ हवा में झूलने लगा। उसके कानों में केवल फोन की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। उसने दीवार का सहारा लिया। वास्तविकता का आधार खिसक गया था। मीना लड़खड़ाते हुए बाथरूम के सिंक तक पहुंची। उसने नल का हैंडल पूरी ताकत से घुमाया। बर्फ जैसा ठंडा पानी की तरह फूटा और उसके चेहरे पर जा लगा। उसने दोनों हथेलियों से पानी को चेहरे पर मला, जैसे किसी बुखार को उतार रही हो। उसने सिर उठाया और सामने टंगे आईने में देखा। शुरू में सब सामान्य था, बस भीगा हुआ चेहरा। लेकिन फिर आईने में उसका प्रतिबिंब अकड़ गया। पलकें नहीं झपकीं। पुतलियां अचानक फैलने लगीं। काले घेरे इतने बड़े हो गए कि सफेद हिस्सा लगभग गायब हो गया। उन आंखों में वही खौफनाक चमक लौट आई जो उसने हर रात रमेश की आंखों में देखी थी। उसकी गर्दन की नसें तनगई से एक अजीब कोण पर झुक गया। आईने वाले मीना के होंठ धीरे धीरे कानों तक खींचने लगे। ये मुस्कान नहीं थी या किसी और का जबड़ा था। मीना ने अपनी कांपती उंगलियां आईने की ठंडी सतह पर रखी। उसने कांच के उस पार अपनी परछाई को छुआ। उसकी उंगलियां कांच पर रगड़ खाती हुई नीचे की ओर सरकी। उसने झुककर अपने ही प्रतिबिंब के करीब अपना चेहरा ले आई। उसकी सांसें कांच पर भाप छोड़ रही थीं। उसने धीमी कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, आज मैं कौन बनूं? कमरे की बत्तियां एक बार जोर से झपकी और पूरी तरह बुझ गईं। अब पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब चुका था। सन्नाटे को चीरती हुई मीना की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, पूरे घर की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। अंधेरे में अब कोई हलचल नहीं थी, केवल वो भयावह हंसी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी।